हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रविचंद्रन, गेस्ट फैकल्टी, फिज़िक्स डिपार्टमेंट, बीएमडी कॉलेज दयालपुर, बिहार यूनिवर्सिटी से बोल रहा हूँ। जैसा कि आपको याद होगा, हमने माइकलसन मॉडल एक्सपेरिमेंट लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। उसमें हमने 2 सेक्शन को कंप्लीट किया था, ऑब्जेक्टिव एंड कंस्ट्रक्शन को। आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें जिन्होंने नहीं देखा है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यानी हमने ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किया था और कंस्ट्रक्शन। जल्दी से बता दूं कि ऑब्जेक्टिव क्या था। हमें ये चेक करना था कि ईथर मीडियम जो स्पेस में है, जिसके थ्रू लाइट प्रसारित यानी प्रोपिगेट होती है, वो एग्जिस्ट करता है या नहीं, उसके बारे में चर्चा था। और फिर लाइट की स्पीड कांस्टेंट यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड जो लगभग है, वो कांस्टेंट वैल्यू है या नहीं, या चेंजेस होते हैं, उसके बारे में। ठीक है। और कंस्ट्रक्शन जो अपैरेटस यूज़ किया गया था, जिसका नाम था माइकलसन मोरले इंटरफेरोमीटर। ओके, अब हम लोग आते हैं वर्किंग पे। ओके, बी रेडी। तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये वर्किंग है। और मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, लास्ट क्लास में भी मैंने बोला, ये सारे नोट्स कॉलेज की वेबसाइट पे अपलोडेड हैं, तो कृपया वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लें इस नोट्स को। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ज़रा फिर से आते हैं उस अरेंजमेंट पे। क्या था ये? माइकलसन मॉडल इंटरफेरोमीटर, इस पूरे अरेंजमेंट को बोलता है। तो इसमें हमें मिरर दोनों याद हो, लास्ट क्लास में हमने किया था। और ये सेमी पॉलिश्ड पैरेलल प्लेट्स हैं जो 45 डिग्री पे रखा हुआ है। तो वर्किंग में यही है कि सोर्स से जब लाइट आती है तो इस प्लेट में, चूँकि ये सेमी यानी लगभग आधा पॉलिश्ड है, सेमी सिल्वर पॉलिश्ड, तो यहाँ से कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होकर इस मिरर की तरफ जाती है और कुछ पार्ट ट्रांसमिट होकर आगे वाले प्लेट पे आती है, जो फर्दर ट्रांसमिट होती है और M2 मिरर पे आती है। और ध्यान रहे, ये मिरर पे जो रेज आएंगी, ये दोनों ही परपेंडिकुलर होगा अपने रेस्पेक्टिव मिरर पे, परपेंडिकुलर यानी लंबवत। फिर जब बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से जब वो रिफ्लेक्टेड बैक होंगे, ठीक है, ये दोनों रिफ्लेक्टेड बैक होंगे, तो फिर ये यहाँ से ट्रांसमिट होकर ये यहाँ पे आया, ये दोनों यहाँ पे आकर ट्रांसमिट होकर और इस टेलीस्कोप में दोनों आएंगे और ये दोनों कोहेरेंट होंगे, जो यहाँ पे एक इंटरफेरेंस फ्रिंजेस डेवलप करेंगे। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है, ये वर्किंग। अब इस वर्किंग को में मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, उसको हम लोग देखते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। ओके, अब जैसा कि इस अपैरेटस को अगर हम लोग मान लें कि अभी ईथर मीडियम में होता, तो ईथर को अगर रेस्ट पे रखते तो जितना वक्त P से A पे और A से फिर P पे जाने में लगा, उतना ही वक्त P से B और फिर B से P पे जाने में लगता। बट ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये अपैरेटस कहाँ पे है? अर्थ पे। और अर्थ कहाँ है? इस स्पेस में, जो खुद मूव कर रही है, यानी ईथर के रिस्पेक्ट में अर्थ मूव कर रही है। तो इसका मतलब इसमें कुछ चेंजेस आएंगे, जिसको हम आगे देख रहे हैं। ये डायग्राम फिर से बनाया गया है, जिसमें आप देख सकते हो कि उस अरेंजमेंट को यहाँ पे पैरेलल, ये जो प्लेट है P के सामने मिरर था, उस पे A पॉइंट पे वो इंसिडेंट होने वाला था। तो चूँकि ये पूरा अपैरेटस खुद अर्थ पे मूव हो रहा है, अर्थ के मूवमेंट की वजह से ये मूव करता हुआ दिखेगा, तो वो जो रे जो यहाँ A पे जाना था, A पे ना जाकर वो यहाँ A' पे आया। ठीक है, इस अरेंजमेंट पे तो A' पे आया, तो ये रिफ्लेक्टेड बैक होकर फिर वो कहाँ गया? P' पे, जबकि जाना कहाँ था? P पे जाना था। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने इसमें क्या किया, PA को D ले लिया। तो चूँकि ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये भी D होगा। ओके, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान रहे, यहाँ पे P से A और P से B तक का डिस्टेंस, ये दोनों इक्वल है, D लिया गया। ओके, और चूँकि मैंने दूसरे प्लेट को अपनी सुविधा के लिए नहीं दिखाया है, अभी फ़िलहाल हम इस पे फोकस करेंगे। ओके,
तो बस अब ये ध्यान में रखना है कि जो पहले रिफ्लेक्शन होना था मिरर का ए पोजीशन पे और बी पोजीशन पे, अब वो रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, ए डैश पे और बी डैश पे। क्यों? क्योंकि ये अर्थ पे है और अर्थ खुद मूव कर रहा है इस मूवमेंट की वजह से। ओके, अब जैसा कि मैंने अभी बताया था कि पी ए और पी बी को हमने डी मान लिया, ठीक है, और सी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी बोलो या स्पीड बोलो एक ही बात है यहाँ के लिए। तो सी स्पीड ऑफ लाइट है और वी हमारा क्या है, स्पीड ऑफ हमारा ईथर मीडियम है। ओके, उसके बारे में तो ईथर मीडियम है, तो अगर यहाँ पे भी लिखा गया है कि ईथर मीडियम के लिए है। ओके, तो अब जो रे रिफ्लेक्टेड बैक आएगा, यानी कि ये यहाँ से ध्यान देना है, यहाँ से पी से ए डैश पे गया, फिर ए डैश से पी डैश पे गया, तो इस तरह से अगर हम देखें तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, पी ए डैश प्लस ए डैश पी डैश। तो यही लिखा गया है यहाँ पे कि द टोटल पाथ ट्रैवल बाय रिफ्लेक्टेड बीम इज़ व्हाट, पी ए डैश पी डैश। ठीक है, तो उसको ब्रेक करेंगे तो पी ए डैश प्लस ए डैश पी होगा। फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ, पी ए डैश प्लस ए डैश पी डैश। ठीक है, ओके। और चूँकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अगर आप देखोगे तो दोनों ट्रायंगल, यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ओके, तो कॉन्ग्रुएंसी की वजह से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये टोटल डिस्टेंस जो है 2 टाइम्स ऑफ पी डैश हो जाएगा। तो इसलिए इसको लिखा गया यहाँ पे, आप देख सकते हो कि पी ए डैश पी डैश इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ पी ए डैश। ओके, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नाउ अगर हम इसमें यानी इस ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज़ कर ले तो क्या मैं लिख सकता हूँ, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। याद होगा पाइथागोरस थ्योरम। तो ये क्या बन जाएगा, पी ए डैश स्क्वायर अपॉन पी ए डैश स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए डैश स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, अब अगर हम टी मान लें एक टाइम जो बीम के द्वारा लिया गया, कहाँ से कहाँ पहुँचने के लिए, पी से लेकर M1 मिरर पे, M1 मिरर मतलब ए डैश पोजीशन पे आएगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा क्या हो जाएगा, पी ए डैश जो कि लाइट जा रही थी, तो सी याद करो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड सी इंटू टी हो गया। इसी तरीके से जब ए डैश फिर से दिखा दूँ क्या है, ए डैश, ये है ए डैश। ठीक है, तो ए डैश, तो लाइट पी ए डैश के लिए मैं सी इंटू टी लिखा, और ए डैश में क्या मूव कर रहा है, ये पूरा अपैरेटस, तो उसको हमने ईथर के रिस्पेक्ट में रखा, तो यानी ईथर जैसे मूव कर रहा है ऐसे, तो यानी ए डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ईथर का स्पीड इंटू टाइम। तो यही लिखा गया वी इंटू टी, तो ए डैश इक्वल्स टू वी इंटू टी। ओके, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। अब उस इक्वेशन 1 में रेस्पेक्टिव वैल्यू डाल दें। रेस्पेक्टिव वैल्यू क्या है, तो आपको वो वैल्यू हमने डाला इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली, तो सी स्क्वायर टी स्क्वायर हो गया। कैसे हो गया, जैसे मैं आपको रिमाइंड करा दूँ, यहाँ पे ये हमारा इक्वेशन 1। ठीक है, तो पी ए डैश की जगह पे क्या आ जाएगा, पी ए डैश की जगह पे सी इंटू टी, और पी ओ की जगह पे क्या आ जाएगा हमारा, वी इंटू टी, और ओ ए डैश हमारा क्या था, डी हमने माना था। ठीक है, तो वो यहाँ पे ओ ए डैश, ठीक है, मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे, ये है ओ ए डैश, तो डी हो गया। ठीक है, तो यही हमने लिखा यहाँ पे, एक बार दिखाऊँ ठीक से, तो देखिए ये हमारा वैल्यू डाल दिया। वैल्यू डालने के बाद आप देख सकते हो, इसको अगर हम शिफ्ट यहाँ पे करेंगे तो दोनों में कॉमन क्या है, टी स्क्वायर, तो वो टी स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट लोगे तो डी अपॉन रूट ओवर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इफ़ T1 be the time taken by the reflected ray to travel the whole path, तो whole path मतलब वो 2 टाइम्स ऑफ ये, तो इतना ही डिस्टेंस का डबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुआ वन साइडेड ना, तो ऐसे और ऐसे गया, तो 2 टाइम्स हमने लिया था, तो टी, तो ये क्या हो जाएगा, T1 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ टी, और टी की वैल्यू हमने डाल दी इक्वेशन 2 से।
ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू आया। अब आप देख सकते हो इसमें अगर हम सी स्क्वायर को अंदर में ही कॉमन ले लें तो एक्सप्रेशन ऐसा बन जाएगा। तो सी स्क्वायर चूँकि रूट के अंदर है तो सी से बाहर आ जाएगा, और इस रूट को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो रूट का मतलब क्या होता है 1/2। तो 1/2 का ऊपर जाते ही पावर नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे -1/2 आया। तो चूँकि 1 के साथ जो माइनस में ये टर्म है v²/c², तो आपको मालूम है c स्पीड ऑफ लाइट है, v एक स्पीड ऑफ ईथर है। तो ये इन दोनों का कंपैरेटिवली c बहुत बड़ा होगा, तो ये 1 के रिस्पेक्ट में ये चीज़ें बहुत छोटी होगी। तो एक रूल होता है बाइनोमियल का जिससे ये पावर इसमें शिफ्ट हो जाता है। तो ये -1/2 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये +1/2 हो जाएगा। तो इसलिए एक्सप्रेशन इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो 2D/c ऑलरेडी पहले था बाहर, और ये आउट है। तो आई होप ये T1 समझ में आया कि कैसा है, उसके बारे में लिखा गया कि नेगलेक्ट किया गया उस पावर को जो मैंने आपको बताया बाइनोमियल थ्योरम के रिस्पेक्टिव। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे अब जो ट्रांसमिटेड रे है तो उसकी एक रिलेटिव वेलोसिटी होगी। कब? जब दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो याद करो जब दो ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में जाते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी उनकी क्या होती है v1 - v2। तो इसी तरीके से यहाँ पे अगर P to B जा रहा है, मैं फिर से डायरेक्शन एक बार हम लोग चले जाएँ यहाँ, तो देखिए P to B, तो यहाँ इसमें दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इसीलिए यहाँ पे उसकी रिस्पेक्टिव रिलेटिव वेलोसिटी c - b हो गया। फिर जब लौटते वक्त तो आप देख सकते हो B' to P', तो ये अपोजिट होंगे, एक इधर आ रहा है एक इधर जा रहा है, तो अपोजिट में क्या होगा c - b, तो वो हो जाएगा +b। तो यही लिखा गया कि c + b यहाँ पे ये c + b फ्रॉम B' to P', ठीक है। तो अब इन दोनों रिलेटिव डिस्टेंस के रिलेटिव वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में अगर टोटल टाइम हम देखें तो मैं आपको एक बार दिखाऊँ कि अगर T2 अगर हमने मान लिया तो T2 = क्या होगा, वही डिस्टेंस को जब एक ही डायरेक्शन में था तो c - b, और वही डिस्टेंस को जब अपोजिट डायरेक्शन में था तो c + b होगा। तो इस तरीके से टोटल इतना टाइम लगा। इसका एलसीएम वगैरह लेंगे तो कैलकुलेशन देख सकते हो आप, ध्यान से अगर कैलकुलेशन को देखेंगे नोट्स को जब आप डाउनलोड करोगे इस कॉलेज की वेबसाइट से, तो आप देख सकते हो कैलकुलेशन बहुत ईजी है। कैंसिल होकर ये 2DC/c² - b² हुआ, इसमें हमने कैलकुलेशन किया, और फाइनली T2 = इस पावर को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो -1, तो फिर वही मैं रूल बाइनोमियल थ्योरम से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -1 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, और ये आगे 2D/c 1 + b²/c²। तो जरा ध्यान दें, तो ये जो T2 आया ट्रांसमिटेड टाइम का, और एक इससे पहले बीम का रिफ्लेक्टेड का, इन दोनों में अंतर सिर्फ और सिर्फ इस 2 का है। ध्यान से देखिए, सिर्फ इस 2 का है, बाकी सब एक ही है, ठीक है। तो अब हम टाइम डिफरेंस दोनों का देखें तो डेल्टा T = T2 - T1 हो गया। क्योंकि इसमें 2 डिवाइड नहीं है जबकि यहाँ पे 2 डिवाइड है, तो ये छोटा हो गया वो बड़ा हो गया, तो बड़ा माइनस छोटा आएगा, तो T2 - T1। फिर इसका कैलकुलेशन करेंगे, T2 की वैल्यू डाल दो, T1 की वैल्यू डाल दो इक्वेशन 2 और 3 से। तो इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो फाइनली हमारा ये कुछ कैलकुलेशन अगर आप देखोगे ध्यान से तो मैथ्स तो आप लोगों को पता ही है, तो डेल्टा T = dv²/c³ आएगा, ठीक है। आप इसको पिक्चर को स्टिल करके आप कैलकुलेशन को चेक कर सकते हो। तो ये हमारा है। अब पाथ डिफरेंस, अगर हम पाथ डिफरेंस लेके कैलकुलेट करना चाहें तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस का मतलब हो गया कि जो यहाँ पे एक बार फिर से मैं डायग्राम की बात करूँ, एक ऐसे आया और एक ऐसे गया, तो ये पाथ डिफरेंस की बात हो रही है। तो पाथ डिफरेंस को कैलकुलेट अगर हम करें तो इसको जो क्या होगा, स्पीड इनटू द टाइम डिफरेंस। तो स्पीड c और ये टाइम डिफरेंस की वैल्यू यहाँ पे है, तो ये डाल दोगे तो कैलकुलेशन फाइनली हमारा क्या आ जाएगा, dv²/c²। आई होप यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम अगर वेवलेंथ लैम्डा मान लें तो आपको एक फार्मूला याद होगा कि जब हम नंबर ऑफ फ्रिंजेस की बात करते हैं तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस = क्या था, पाथ डिफरेंस डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। तो पाथ डिफरेंस हमने अभी भी निकाला dv²/c², उसमें डिवाइड कर दिया वेवलेंथ से, तो ये क्या हुआ, नंबर ऑफ फ्रिंजेस इक्वल टू इतना, ओके। तो इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस जो शिफ्ट हुआ इस केस में इतने अमाउंट से जो यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। अगर हम पूरे पैरामीटर्स को यानी पूरे अरेंजमेंट को 90 डिग्री चेंज कर दें, मतलब M1 इस तरीके से था। अच्छा, और जो मैं डायग्राम बता दूँ फिर से यहाँ पे, तो
अब देखें 1 सेकेंड, यानी अगर मैं इस चीज़ को 90 डिग्री को मूव कर दूँ तो 90 डिग्री ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारा 90 डिग्री। तो कंपेयर करेंगे इस चीज़ को, तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये सोर्स यहाँ पे आ जाएगा। तो 90 डिग्री जो हम शिफ्ट कर देंगे तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा क्या हो जाएगा, तो फिर से एक न्यू शिफ्टिंग इतना ही आएगा, यानी टोटल शिफ्टिंग जो हमारा हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा। तो यही आया, इसीलिए बोला गया कि द फ्रिंजेस विल देन बी डिस्प्लेस्ड बाई 2 टाइम्स ऑफ dv स्क्वायर बाई c स्क्वायर लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्राइट पाथ डिफरेंस का कंडीशन अगर हम लेके चलें, पाथ डिफरेंस का कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंजेस के लिए, तो n लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2dv स्क्वायर बाई c स्क्वायर। तो यहाँ से हम n निकालेंगे तो n नंबर ऑफ फ्रिंजेस इक्वल्स टू इतना आ जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन के शिफ्टिंग पोजीशन को नोट करते हुए हम लोग स्पीड ऑफ लाइट निकाल सकते हैं। अब इसी में इसके नल, अब जैसा कि मैंने आपको बोला था कि कंक्लूजन निकालने के बाद उसके सिग्निफिकेंस यानी उसके महत्व को हम समझेंगे क्या है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिग्निफिकेंस ऑफ नल और नेगेटिव रिजल्ट, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो नल रिजल्ट ये बतलाता है कि ईथर जो है अर्थ के साथ साथ चलता है। तो इसका मतलब जैसे अगर आप दो दोस्त इक्वल स्पीड में एक साथ चलोगे तो आप दोनों एक दूसरे को, अगर आप ग्राउंड को ना देखो तो ऐसा लगेगा कि दोनों एक दूसरे के सामने एट रेस्ट हैं। तो इसका मतलब ईथर और अर्थ अगर एक साथ चलते हुए मालूम हो तो इसका मतलब उनमें कोई भी मोशन नहीं होगा, नो मोशन बिटवीन ईथर एंड अर्थ। तो उस हिसाब से ईथर की स्पीड क्या हो जाएगी, जो v माना था वो 0 हो जाएगा। तो अगर हम उस एक्सप्रेशन को याद करें कि t1 का एक्सप्रेशन ये था तो उसमें v की वैल्यू 0 डाल दें तो ये बच जाएगा 2d/c जो यहाँ पे आया। इसी तरीके से t2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन था उसमें v की वैल्यू 0 हमने लिया क्योंकि ईथर मूव नहीं कर रहा विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो फिर से उसका एक्सप्रेशन 2d/c होगा। तो इस तरह से देखें तो t1 और t2 जो अलग अलग टाइम था वो अभी सेम हो गया। hence there is no shift in fringes and thus null result is explained। क्लियर है। तो इसका मतलब, अब इसका मतलब ये हो गया कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो चाहे आप अर्थ के रिस्पेक्ट में देखो या ईथर के रिस्पेक्ट में देखो वो कांस्टेंट रहेगी, यानी स्थिर वैल्यू रहेगी। और स्थिर वैल्यू कितनी थी वो लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव जो था वो कंक्लूजन में और इसके सिग्निफिकेंस को हमने देखा। अब आप ज़रूर बताएंगे कि आपको ये कैसा लगा। थैंक यू सो मच।